फरवरी महीने में देश की खुदरा महंगाई दर में मामूली गिरावट देखने को मिली है। फरवरी में रिटेल महंगाई घटकर 6.44% पर आ गई है। जनवरी में ये थोड़ी ज्यादा 6.52% पर थी, जबकि दिसंबर में ये 5.72% थी। ये लगातार दूसरा महीना है जब महंगाई आरबीआई की ओर से तय दायरे से ऊपर बनी हुई है। आपको बताएं कि आरबीआई ने रिटेल महंगाई का दायरा 4 से 6% के बीच तय किया हुआ है। खाने पीने की चीजों के दाम कुछ कम होने से फरवरी में महंगाई दर में थोड़ी कमी आई है। गेहूं जैसे खाद्यान्न के भाव घटे हैं और सरकार ने सप्लाई भी बढ़ाई है। इसका असर भी खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर रहा है। इस वक्त महंगाई के आंकड़ों पर चर्चा करने के लिए राधिका पांडे, सीनियर फेलो NIPPFP यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। राधिका पांडे, राधिका जी बहुत बहुत स्वागत है। राधिका जी, आंकड़ों को किस तरह से विश्लेषित आप करेंगी? थोड़ा कम जरूर हुई है महंगाई, लेकिन चिंता नहीं। जी, जैसे आपने कहा थोड़ा राधिका जी, आपके कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि वो उसे ठीक करने की कोशिश करें। तो एक बार फिर थोड़ा सा महंगाई की चिंताएं जो हैं वो आरबीआई के दायरे के ऊपर बनी हुई हैं, 6% के ऊपर। तो क्या जो लगातार ट्रैजेक्टरी एक तरह से, जैसा हमने कहा, जो घट रही है, क्या उससे थोड़ा सा चिंता मुक्त हुआ जाए, या फिर जो 6 से ऊपर बनी हुई है महंगाई उसको लेकर अभी कुछ और किए जाने की जरूरत है? राधिका जी मेरे साथ एक बार फिर जुड़ चुकी है। जी राधिका जी। जी, इसके लिए जरूरी है कि हमको एक तो कोर इन्फ्लेशन को देखना है, क्योंकि जब हम पूरा सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो उसमें एक जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है वो फूड इन्फ्लेशन का है, जिसमें हमको थोड़ी सी गिरावट दिखी है इस बारी। जो 5.9% आया है फूड इन्फ्लेशन, जो पिछले महीने जनवरी में 6% था। पर जो चिंताजनक बात है कि जो व्हीट इन्फ्लेशन है, जो सीरियल्स इन्फ्लेशन है, वो अभी भी 16% रेट है उसका। तो वो एक चिंताजनक बात है। हालांकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ओपन मार्केट में काफी व्हीट का ऑफलोडिंग किया है, तो आने वाले मार्च में हम देखेंगे कि सीरियल इन्फ्लेशन में थोड़ी और कमी आने की उम्मीद है। तो वो तो एक पॉजिटिव थिंग हो गई। लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है, जो कोर इन्फ्लेशन, अगर हम फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन को हटा दे, जो कोर इन्फ्लेशन है वो अभी भी 6% से ऊपर बना हुआ है, जो चिंताजनक बात है। और अगर हम आरबीआई के जितनी भी हम कमेंट्रीज देखते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं, उनमें भी यही बात की गई है कि कोर इन्फ्लेशन की जो स्टिकीनेस एक बनी हुई है, जो 6% से ऊपर है, उसको तोड़ने की जरूरत है। तो उसे देख के लगता है कि अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आने वाली अपनी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट्स और रेट में बढ़ोतरी कर सकती है। तो ये जो 6% से ऊपर जो महंगाई बनी हुई है, इसका ओवरऑल आप असेसमेंट ग्रोथ पर कैसे देखती हैं? ग्रोथ पर इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? क्योंकि ग्रोथ पर हमारी चिंताएं अलग बनी हुई हैं। जी जी, अभी अगर हम इस समय देखें तो इन्फ्लेशन का अभी ग्रोथ पे कोई खासा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अगर हम देखें कि 250 बेसिस पॉइंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, लेकिन अगर हम जैसे क्रेडिट की बात करें, बैंकों के द्वारा जो क्रेडिट दिया जा रहा है वो अभी भी काफी स्ट्रांग बना हुआ है। अभी भी डबल डिजिट ग्रोथ है क्रेडिट में। 15.5% की ग्रोथ है अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शुक्रवार को आया है। पर्सनल लोन्स अभी भी स्ट्रांग है। तो डिमांड साइड से अभी कोई ऐसी हमें इम्पैक्ट या एडवर्स इम्पैक्ट ग्रोथ पे नहीं पड़ा है। और कोर इन्फ्लेशन की जैसे हम बात करें तो उसके जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है, जैसे पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स है और ट्रांसपोर्टेशन है, और जो उसके कंपोनेंट्स है वो अभी भी काफी एलिवेटेड बने हुए हैं। तो इसलिए जो आरबीआई का प्राइम मैंडेट है वो इन्फ्लेशन है और साथ साथ ग्रोथ है। लेकिन अभी आरबीआई इन दोनों में से, इन्फ्लेशन और ग्रोथ में के ऑब्जेक्टिव में से, अभी इन्फ्लेशन पे ज्यादा ध्यान देगी हमारे असेसमेंट के अनुसार। और एक और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक और राउंड ऑफ 25 बेसिस पॉइंट्स हाइक होगा आने वाले समय में। अगर हम जो मार्च का महीना देखें उसमें इन्फ्लेशन में थोड़ी बहुत मॉडरेशन आने की उम्मीद है बेस इफेक्ट के कारण, क्योंकि पिछले मार्च, जो पिछले साल का मार्च था, उसका बेस काफी ज्यादा था।
तो आने वाले 2-3 महीनों में थोड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अभी भी इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम बनी हुई है। और जब 6% से ऊपर इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई का टारगेट यही रहता है कि उसको कंट्रोल किया जाए। तो दैट इज द असेसमेंट कि अभी ग्रोथ पे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हम जो भी देख रहे हैं वो काफी स्ट्रांग है। चलिए, दो आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। ग्रोथ पर कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, आपने कहा कि एक और एमपीसी में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। उसके लिए एक विंडो खुलता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए जो आधार है वो भी तैयार साफ साफ तौर पर दिख रहा है। 6 से ऊपर ही महंगाई बनी हुई है। आखिरी सवाल मेरा, एक आम आदमी के लिए क्या है इन आंकड़ों में? उसके किचन में, उसकी जिंदगी में, उसकी जेब पर कब तक ये बोझ पड़ता हुआ नजर आएगा और कब तक वो झेल पाएगा मौजूदा परिस्थितियों में? क्योंकि हम देख रहे हैं मौजूदा जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी ठीक नजर नहीं आ रही है। अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं वो भी ठीक नजर नहीं आ रही हैं। ऐसे में एक आम आदमी के लिए क्या मुश्किलें आने वाले समय में रह सकती हैं? जी, 2 पॉइंट्स है। पहला तो आम आदमी के लिए अगर हम देखें जो इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए हैं, अगर आप रूरल इन्फ्लेशन और अर्बन इन्फ्लेशन देखें तो रूरल इन्फ्लेशन जो है वो अर्बन इन्फ्लेशन से ज्यादा है। 6.7% है रूरल इन्फ्लेशन। और रूरल इन्फ्लेशन हाई इसलिए है क्योंकि रूरल इन्फ्लेशन में जो फूड का कंपोनेंट है, जो खाद्यान्नों का वेट है, वो ज्यादा है। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि जब तक सीरियल्स इन्फ्लेशन जब तक कम नहीं होता है तो रूरल इन्फ्लेशन रूरल लोगों पे या जैसे कॉमन इंसान पे एक वो बर्डन बना रहेगा। तो कुछ हद तक तो ये जो एफसीआई फूड का जो ओपन मार्केट ऑपरेशन में ऑफलोडिंग कर रही है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन आने वाले महीनों में एल नीनो का क्या प्रभाव होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उसका एक बहुत बड़ा एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा आने वाले महीनों के फूड इन्फ्लेशन पे। तो आने वाले महीनों में एक चैलेंजिंग स्थिति बनी हुई है डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। डोमेस्टिकली एल नीनो और उसके जो प्रभाव के कारण मॉनसून में थोड़ी अगर डेफिशिएंसी आती है तो एग्री प्रोडक्शन कम होता है और फूड इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहने की संभावना है। और दूसरी ओर जैसे आपने कहा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ऐसी है कि यूएस फेडरल रिजर्व, कल हम देखेंगे यूएस सीपीआई नंबर आएगा और आने वाले समय में एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि यूएस के जो सेंट्रल बैंक है वो भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे और ज्यादा बढ़ाएंगे क्योंकि उनका जो लेबर मार्केट है वो अभी भी स्ट्रांग है। तो उसका भी एक इम्पैक्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगा हमारी मार्केट। थोड़ा सा डॉलर क्रूड में हमें कूल ऑफ देखने को मिला। क्रूड ऑयल जो है वो लगभग 80 से नीचे गया है। तो थोड़ा यहाँ पर देख रहे हैं आप जी, यहाँ पे थोड़ा देख रहे हैं जी, यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन है। पर अगेन आने वाले समय में कैसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनती है, रशिया का कैसा रुख रहता है, सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स अगर उनकी तरफ से होते हैं तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी जो हमें एक इनकरेजिंग थिंग दिख रही है ये हमेशा ऐसी रहेगी, ये सस्टेन रहेगी जरूरी नहीं है क्योंकि सप्लाई साइड यानी कि हो सकते हैं। एब्सोल्युटली राधिका जी, बिल्कुल सही आपने कहा। थोड़ा सा जो क्रूड प्राइसेस हैं वो देखने पड़ेंगे कि ये इमीडिएट डिप है या सस्टेन करेगा ये डिप, क्योंकि अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो जितना डिप है उतना वो हाई भी कब बना ले ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राधिका जी, आपने महंगाई के आंकड़ों का विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच।